देखिए, कल हम आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाए थे। उसमें हमने कुछ वॉल्यूम यानी कि श्वसन संबंधी आयतन के बारे में बताया था। उसमें हमने ज्वारीय आयतन के बारे में बताया था आपको कि ज्वारीय आयतन क्या होता है। उसके अलावा हमने ERV के बारे में, IRV के बारे में, ठीक है ना, इन सब के बारे में हमने कल आपको बताया था। ठीक है, ये है श्वसन संबंधी आयतन। और उसके अलावा मैंने आपको जो श्वसन संबंधी क्षमताएं होती हैं मनुष्य के अंदर, उसके बारे में भी मैंने कल आपको स्टडी कराया था। ठीक है, अब देखिए कुछ रोग रह गए हैं इस चैप्टर में कि श्वसन संबंधी कौन कौन से रोग हैं जो मानव में हो सकते हैं। ठीक है ना, तो श्वसन संबंधी रोग का मतलब क्या होता है। तो देखो, हमारा आज टॉपिक क्या है, श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग तो डिजीज जो होती है मानव में, कौन कौन सी डिजीज है जो कि श्वसन से रिलेटेड है, जो कि श्वसन यानी कि सांस लेने में जिससे प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में जिससे परेशानी आती है। तो फर्स्ट है जो डिजीज है वो कौन सी है, अस्थमा डिजीज। तो देखिए, अस्थमा में क्या होता है कि जो बाह्य धूल के कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर बाह्य जो एनवायरमेंट होता है वहाँ से जो प्रदूषित पदार्थ होते हैं, या फिर जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो सभी अगर सांस के साथ में हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं तो फेफड़ों के अंदर जाकर के एलर्जी यानी कि खुजली क्रिएट करते हैं। तो उस खुजली की वजह से हमारी जो श्वास नली है उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से श्लेष्मा का अधिक श्रवण होता है। जब सूजन आ जाती है श्वास नली में तो हमको क्या होती है, हमें सांस लेने में परेशानी होती है, और जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। और जब हम सांस नहीं लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, गैसों का विनिमय नहीं हो पाता है, यानी कि ना तो हम को ले पाते हैं और ना ही CO2 को बाहर निकाल पाते हैं। तो अस्थमा के अंदर क्या होगा, हमारे एलर्जी की वजह से जो हमारी श्वास नली है या हमारे श्वास संबंधी जो नलिकाएं हैं उन पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गई आपकी अस्थमा डिजीज। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, मुख्य रूप से एलर्जी की वजह से। और वो एलर्जी किससे होती है, जैसे धूल के कण है, ठीक है, उसके अलावा बाह्य वातावरण में जैसे परागकण है, ठीक है, या फिर बाह्य वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है। और उसके अलावा जो वातावरण है, एनवायरमेंट में जो हानिकारक कण होते हैं, ठीक है ना, कार्बनिक कण होते हैं, कुछ कार्बनिक कण होते हैं, वो सांस के साथ में जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो हमारी श्वसन नली है उसमें खुजली होती है, एलर्जी होती है, और एलर्जी की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम एक तरह से अस्थमा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली किसकी वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो कौन सी हो सकती है, नेक्स्ट डिजीज हो सकती है हमारी, जो नेक्स्ट डिजीज है वो हमारी कौन सी हो सकती है, एम्फाइसीमा। ठीक है ना, या एम्फाइसीमा डिजीज। अब देखो एम्फाइसीमा डिजीज में क्या होता है, एम्फाइसीमा डिजीज। ठीक है, एम्फाइसीमा डिजीज में क्या होता है, वही कि जब बाह्य वातावरण से जो प्रदूषित वायु है वो हमारे शरीर के अंदर या हमारी श्वास नली है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जब प्रदूषित वायु अंदर प्रवेश कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वायु कूपिकाएं हैं वो क्या होंगी, नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है,
होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, वायु कूपिकाएं या एल्वियोलाई जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी वजह से हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारी जो वायु है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता है और इसकी वजह से हम क्या होते हैं, हमें ये डिजीज हो जाती है, एम्फाइसीमा डिजीज। ठीक है, ये सेकंड नंबर की थी। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट जो डिजीज है वो हो गई हमारी न्यूमोनिया डिजीज। अब देखो न्यूमोनिया क्यों होता है, नेक्स्ट है न्यूमोनिया डिजीज। तो देखो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया डिजीज या फिर इसको कहेंगे न्यूमोनिया डिजीज। ठीक है, अब ये जो न्यूमोनिया डिजीज है इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, न्यूमोकोकस। ठीक है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। तो देखो न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से जब ये बैक्टीरिया हमारे श्वसन मार्ग में, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जब हमारे श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी श्वसन मार्ग है उसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में श्लेष्मा स्रावित होता है, श्लेष्मा अधिक ज़्यादा बनता है और इस बैक्टीरिया की वजह से हमारी जो कूपिकाएं हैं, जब श्लेष्मा ज़्यादा स्रावित होगा तो श्लेष्मा एक वाटर की तरह से होता है, तो उसमें क्या होता है वो श्लेष्मा कूपिकाओं के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर भर जाएगा और उसमें भरने के कारण हमें सांस लेने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो एल्वियोलाई होती है या वायु कूपिकाएं होती है उन्हीं के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि O2 और CO2 जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू ही जो रुधिर वाहिकाएं उनमें प्रवेश करती है और रुधिर वाहिकाओं से CO2 जो है वो बाहर निकाल दी जाती है विसरण की विधि के द्वारा। लेकिन अगर ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता है अगर हमारी सांस के साथ में अंदर चला जाता है श्वसन नली में, तो श्वसन नली से होता हुआ वो वायु कोश में या कूपिकाओं में पहुंच जाता है और वायु कोश या कूपिकाओं में पहुंचने की वजह से वो जो कूपिकाएं हैं उनमें पानी भर जाता है, श्लेष्मा ज़्यादा बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है जो हमारी श्वसन नली होती है और इसकी वजह से जो वायु है उसका आदान प्रदान यानी कि O2 और CO2 इनका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। जब O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, विसरण नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमें ये न्यूमोनिया बीमारी हो जाएगी या न्यूमोनिया डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी सिलिकोसिस डिजीज। तो देखो सिलिकोसिस डिजीज या सिलिकोसिस, अब देखो सिलिकोसिस क्यों होता है, नेक्स्ट है हमारी सिलिकोसिस डिजीज। सिलिकोसिस डिजीज, ठीक है, या सिलिकोसिस जो रोग है वो किस वजह से होता है कि जो व्यक्ति खानों में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कोयले की खान है, पत्थर की खान है, तो वहाँ पर क्या होता है अधिक मात्रा में, जैसे कोयले की खान है तो उसमें कोयला ज़्यादा मात्रा में, जब कोयला कटेगा तो वो क्या उसके कोयले के कण जो हैं वो हमारे अंदर सांस की वजह से सांस लेने से अंदर जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो पत्थर होते हैं, पत्थरों की घिसाई होती है खानों के अंदर, तो उस कंडीशन में जो पत्थरों की धूल होती है, पत्थरों के कण होते हैं वो क्या सांस के साथ में हमारी श्वसन नली में एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से हमको जो धूल के कण है वो अंदर जम जाते हैं श्वसन नली में और उसकी वजह से श्वसन नली सूज जाती है और उस सूजन की वजह से हमको सांस लेने में परेशानी आती है या फिर हमारी जो वायु है O2 और CO2 है उनका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में कौन सी डिजीज हो जाती है, हमें सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है। अब देखो जो सिलिकोसिस डिजीज है मुख्यतः कहाँ पर होती है, जो वायु की खानों में काम करते हैं, वायु की खानों में काम करने वाले लोगों में, ठीक है, काम करने वालों में। ओके, तो देखो सिलिकोसिस डिजीज जो है वो वायु
खानों में काम करने वाले लोगों में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में धूल और रेत के कण उड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी श्वसन नली में जम जाते हैं और कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, और श्वसन नली जो होती है वो कैसे हो जाती है, उस पर सूजन हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब उस सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। देखो पत्थर में क्या होती है, सिलिका, तो सिलिका भी हमारी जो श्वसन नली है उसके अंदर वो जम जाती है और हम सांस ले नहीं पाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कुछ डिजीज थी जो मानव श्वसन तंत्र में थी। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 24। ठीक है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए जो ह्यूमन है, आपको पता है कि सभी जीवों के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसका आदान प्रदान होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका क्या होता है, वायु से सीधा कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर ले ली जाती है, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है वायु के, जिसकी वजह से वो जीव है, एक कोशिकीय जीव वायु को सीधा ही अंदर ले लेते हैं। लेकिन ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो वायु है वो मुख्य रूप से सीधा ही कॉन्टैक्ट में नहीं, कॉन्टैक्ट में तो होती है लेकिन सीधा ही अंदर फेफड़ों में नहीं जाती है। उसके लिए क्या होता है, एक तो श्वसन तंत्र पाया जाता है, लेकिन उस वायु का पूरे शरीर में सर्कुलेशन, यानी कि O2 का, ऑक्सीजन का हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो इसके लिए क्या होता है, रक्त या ब्लड की जरूरत पड़ती है, और वो ब्लड जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जो ब्लड है वो किसके द्वारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम इस रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है। उसके अलावा रक्त का परिसंचरण किस तरह से होता है, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र किस तरह से काम करता है। तो देखो हमें ये परिभाषा आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो देखो रक्त परिसंचरण में क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व ऑक्सीजन, पोषक तत्व में क्या होता है, जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारा क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, जो हमने इसमें पढ़ा था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
मिनरल, ठीक है ना, खनिज पदार्थ। तो ये सभी क्या है, हमारे पोषक तत्वों में आते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व हमने पढ़ा था आपको भोजन में। पोषक तत्व का मतलब ये रुधिर में जाते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा, एल्वेओलाई के द्वारा, सॉरी, जो रुधिर में जाते हैं वो कहाँ किसके द्वारा जाते हैं, जो छोटी आंत होती है उसके द्वारा। तो हमने इनको तोड़ बताया भी था आपको कि जो आपका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये दोनों टूटते हैं और टूट करके क्या अमीनो अम्लों के रूप में, बसीय अम्लों के रूप में, ठीक है ना, और उसके अलावा ग्लिसरॉल या छोटे अणुओं के रूप में हमारे जो शरीर है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पोषक तत्व ऑक्सीजन, पोषक तत्व ऑक्सीजन और उसके अलावा अन्य कार्बनिक अन्य पदार्थ, ठीक है। पोषक तत्व ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ जिस तंत्र के द्वारा, ठीक है, जिस तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, यानी कि पोषक तत्व ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ या रक्त। देखो पोषक तत्व ऑक्सीजन तथा रक्त, ब्लड जिस सिस्टम के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा ह्यूमन बॉडी में या किसी जीव की बॉडी में सर्कुलेट होते हैं या पूरी बॉडी में फैलते हैं और फैल करके वापस इकट्ठे होते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उस तंत्र को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र बॉडी में या शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जिसके द्वारा रक्त, पोषक पदार्थ तथा O2 पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं या पहुंचते हैं, उस तंत्र को क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है भाई, ऑक्सीजन वैसे तो जो फेफड़ों तक पहुंच रही है और फेफड़ों में एल्वेओलाई तक पहुंच रही है, लेकिन एल्वेओलाई में कहाँ तक पहुंच रही है, एल्वेओलाई के थ्रू रुधिर वाहिकाओं तक पहुंच रही है, लेकिन रुधिर वाहिकाओं में भी उसको क्या सर्कुलेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का वर्णक है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, तो हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ता है या हमारे जो रुधिर वाहिका है उनके अंदर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिससे वह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है हार्ट के माध्यम से, ठीक है ना। आगे हम हृदय की संरचना और आगे कैसे कैसे हृदय जो होता है वह ब्लड को सर्कुलेट करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आगे देखिए कि जो परिसंचरण तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है, फर्स्ट होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र जब दो प्रकार का है तो वो कौन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट जो है वो है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकंड जो होता है वो होता है बंद
बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र, या इसको कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको कहेंगे क्लोज्ड या बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो तरल होता है, तरल रक्त होता है वो, या तरल द्रव जो होता है, तरल द्रव रक्त जो होता है वो कोशिकाओं, तरल द्रव कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच, कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच, कोशिकाओं तथा ऊतकों के बीच बहता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि जो तरल द्रव होता है, ठीक है ना, रक्त क्या होता है, एक तरह से तरल द्रव के रूप में होता है, तो तरल द्रव जो होता है वो कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों, सेल और टिश्यूज के बीच में कैसा खुला, ऊतकों के बीच में ही खुला ही बहता रहता है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कौन कौन से जो वो है संघ जिनके बीच में, जिनमें ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो एक तो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और एक होता है आपका मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ जो होते हैं फाइलम, उनमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में जैसे कॉकरोच आता है, तो कॉकरोच जो है उसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है कि सीधा ही उसके अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, खुला या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा में कौन सा जीव आता है, जैसे कि आपका जो अर्थवर्म है, वो सॉरी जो कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, यानी कि कोशिकाओं और ऊतकों के बीच में जो द्रव है वो बहता रहता है, उनके लिए नलिकाएं नहीं होती है, ठीक है, उनमें एक खुला पात्र पाया जाता है जिसमें जो ब्लड है वो इकट्ठा होता है और फिर खुला ही ऊतकों और कोशिकाओं के बीच में खुला ही बहता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सेकंड है बंद परिसंचरण तंत्र, या इसको कहेंगे क्लोज्ड का मतलब बंद, ठीक है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब क्या है कि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बंद बहता है, यानी कि नलिकाओं में बहता है, और वो नलिकाएं कैसी हैं, रुधिर वाहिनियां। तो अगर रक्त बंद नलिकाओं या रुधिर वाहिनियों में बंद रहता है, बंद रहकर शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, शरीर में संचरित होता है या सर्कुलेट होता है, तो उस परिसंचरण तंत्र को कैसा परिसंचरण तंत्र कहेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बंद नलिकाओं में या रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, तो उस परिसंचरण तंत्र को हम कैसा परिसंचरण तंत्र कहेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस चैप्टर में परिसंचरण तंत्र में आपने दो तरह के परिसंचरण तंत्र पढ़े, एक तो हो गया खुला परिसंचरण तंत्र और सेकंड नंबर का हो गया बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। खुला परिसंचरण तंत्र
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और अगर इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्य है, जिसमें कॉकरोच मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में, ठीक है। और बंद परिसंचरण में क्या होता है, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा मानव। तो मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। क्यों, क्योंकि मानव के अंदर आप सभी जानते हो, जो मानव है उसके अंदर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, यानी धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य के अंदर धमनी और शिराएं क्या है, छोटी नलिकाएं होती हैं। तो अगर ब्लड जो है वो बंद नलिकाओं में शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, तो उस परिसंचरण तंत्र को कौन सा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्लोज या बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मानव। तो मानव के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। क्यों, क्योंकि मानव में धमनी और शिराओं के बीच ही रक्त है, जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, ठीक है। बाकी जो रक्त है, रक्त के बारे में हम कल स्टडी करेंगे आगे। थैंक यू।